गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर कभी भी आपको कभी कम नहीं देते। आप बोलते रहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, लेकिन उनका दिया हुआ कभी कम नहीं होता। वो आपके अनुसार जितना आपको चाहिए उतना देते हैं। और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। वो संकल्प ही कैसा जो टूट जाए। जब संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना है, हर कीमत पे पूरा करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा उत्तराखंड में क्या चला हुआ था। हमारा चला हुआ था शासन प्रशासन। शासन प्रशासन में हमने क्या क्या पढ़ा? 3 अंग पढ़े थे शासन प्रशासन के। कौन कौन से होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने क्या क्या पढ़ा था? मंत्रिपरिषद को पढ़ा था, राज्यपाल को पढ़ा था, महाधिवक्ता को पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या पढ़ा? राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा में तो हमने विधानसभा चल रही थी हमारी, उसमें कौन विधानसभा का गठन, विधानसभा में के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कितनी विधानसभा का कौन सा निर्वाचित चुनाव, आम चुनाव कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे तीसरा अंग। दो अंग हो गए ना। पहला कौन सा हो गया? कार्यपालिका। दूसरा हो गया विधानमंडल। तीसरा कौन सा हो गया? न्यायपालिका। आज हम तीसरा अंग पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका शुरुआत करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है? यह है शासन का तीसरा अंग है। 3 अंग बताए ना मैंने, तो तीसरा कौन सा हो गया? न्यायपालिका हो गया। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका से ही पता चल रहा है ना कि राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। कि उत्तराखंड में हर राज्य में होता है कि एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के अनेक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जैसे कौन कौन से? उसके अधीन और कितने न्यायालय होते हैं? जैसे जिला न्यायालय होता है, पारिवारिक न्यायालय होता है, विधिक सेवा न्यायालय होता है। ठीक है, सब समितियां होती है। तो ये किसके अंतर्गत होते हैं, किसके अधीन होते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन। कौन कौन से? जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और विधिक सेवा समितियां। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले न्यायपालिका में उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय क्या है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे देश में या प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 214 याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार यह माना गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उसके बाद 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें न्यायालय के रूप में, जब उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो क्या हुआ कि 9 नवंबर 2009 को 20वें न्यायालय के उच्च न्यायालय के रूप में, उससे पहले कितने बन चुके थे? 19 बन चुके थे। 20वां कहाँ पे बनाया गया? नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था? 20वें नंबर का। कहाँ पे की गई? नैनीताल में की गई। कब की गई? 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड की स्थापना हुई तब एक उच्च न्यायालय की स्थापना, मैंने बताया ना कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पे जब ये गठन हो गया, नया राज्य बन गया, तो यहाँ पे भी उच्च न्यायालय होना जरूरी है। तो यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया? नैनीताल में बनाया गया उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 127 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय को राज्य के और अन्य जितने न्यायालय है, हाई कोर्ट तो, सुप्रीम कोर्ट तो, उच्च न्यायालय तो सबसे ऊंचा हो जाता है ना, उससे नीचे क्या होते हैं? न्यायालय होते हैं।
ठीक है। उसके बाद जितने भी न्यायालय होते हैं और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण होते हैं, उसका पूरा अधिकार किसे है? उसका पूरा अधिकार उच्च न्यायालय को होता है, ठीक है। इसके बाद राज्य में वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है? न्यायाधीश कौन कितने हैं राज्य में? 8। कितने हैं? 8। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्या है कि राज्य हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब? 9 नवंबर 2000 को। कहाँ पे? नैनीताल में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। तब मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई। पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे राज्य के? उत्तराखंड राज्य के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई। और प्रथम रजिस्ट्रार कौन बने थे? तो रजिस्ट्रार बने थे GCM रावत। GCM रावत को रजिस्ट्रार बनाया गया था और न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर को क्या बनाया गया था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि लोक अदालतों की व्यवस्था की गई। इसके बाद क्या किया गया? जब उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई उसके बाद लोक अदालतें बनाई गई, ठीक है, जो निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती थी, जो किसी से कोई फीस नहीं लेती, वो निशुल्क कार्य करती है, लोक अदालतें। इसकी व्यवस्था एवं संचालन के लिए उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड बनाया गया। जो लोक अदालतें बनाई गई थी उसकी व्यवस्था के लिए एवं संचालन के लिए एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का नाम क्या था? क्या है? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड। उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। किसके लिए? लोक अदालतों की व्यवस्था के लिए एवं लोक अदालतों के संचालन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य के जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया। बोर्ड की छोटी छोटी इकाइयां बनाई गई राज्य में। जो कौन से बोर्ड की? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की छोटी छोटी इकाइयां बनाई गई, जिन्हें जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति। किस लिए बनाई गई? उस बोर्ड की छोटी छोटी इकाई बनाई गई। कौन से बोर्ड की? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की। और उन्हें क्या कहा गया? जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति कहा गया। इसके बाद पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। जब लोक अदालतों का गठन किया गया उसके बाद पहले तो उच्च न्यायालय का गठन किया गया, उसके बाद लोक अदालतों का गठन किया गया, उसके बाद क्या किया गया? पंचायतों का भी गठन किया गया। न्याय पंचायतें बनाई गई जगह जगह पर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि वो पंचायतें, जो न्याय पंचायती थी वो कब से शुरू हुई थी, यानी स्थानीय स्वायत्त शासन देखेंगे, जो मतलब जगह जगह पर पंचायतें बनाई गई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था 15 अगस्त 1947 को लागू की जा चुकी थी। 15 अगस्त 1947 से राज्य में क्या थी? पंचायती व्यवस्था थी। लेकिन तब राज्य क्या था? उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था, तब तक अलग नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू कर दिया गया। किसे? स्थानीय शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर लागू कर दिया गया। कब? 1961 में। कौन सी व्यवस्था को? पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद 22 अप्रैल 1949 को संवैधानिक निकाय के रूप में, यानी 22 अप्रैल 1994 को इसे क्या किया गया? संवैधानिक निकाय के रूप में इसे लागू कर दिया गया। फिर राज्य का गठन होता है। कब होता है? 9 नवंबर 2000 को होता है। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य के गठन के बाद 2002 और 3 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को, प्रथम जो 2000 विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? 2002 में हुए। तो उसके बाद निर्वाचित सरकार बनी। निर्वाचित सरकार ने क्या किया कि इस व्यवस्था को, इसमें कुछ बहुत कम बदलाव किए, मतलब चेंजेस नहीं किए इसमें, और उसे जो का तो बनाए रखने का निर्णय लिया कि जो भी है पंचायती राज व्यवस्था उसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, ठीक है। उन्होंने उसमें चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार
पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार क्या हुआ कि पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण था कितने परसेंट था, 33% था। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया, यानी 50% कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अभी भी 33% ही है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, वर्तमान में राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। कौन कौन सी त्रिस्तरीय है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। अभी वर्तमान में जो पंचायतें हैं वो कितने स्तर पर लागू है राज्य में, वो 3 स्तरों पर लागू है। कौन कौन सी, क्षेत्र पंचायत, दूसरी है जिला पंचायत, दूसरी है क्षेत्र पंचायत और तीसरी है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले किसे देखेंगे, जिला पंचायत को देखेंगे। एक साथ मेरे साथ साथ एक एक शब्द को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जिला पंचायत क्या है कि यह सबसे ऊंचा निकाय है। सबसे पहले तो जिला ही बनेगा, जिले के बाद क्या बनेगा, क्षेत्र, क्षेत्र के बाद ग्राम, ठीक है। तो सबसे ऊंचा निकाय कौन सा हुआ, जिला पंचायत हुआ। इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष के व्यक्ति या उससे ऊपर के व्यक्ति मतदान के द्वारा करते हैं, यानी वोटिंग करके करते हैं। किसका, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। फिर क्या होता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब जब उन्होंने वोटिंग की 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग थे, जब वो वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, तो वो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। उसे कौन चुनते हैं, तो जो सदस्य चुने गए थे, जिला पंचायत के जो सदस्य चुने गए थे, वो उनमें से एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं और एक को अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। तो कौन करता है उनका चुनाव, जिला पंचायत के सदस्य ही करते हैं। कौन से, जो जनता के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। फिर जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जो जिले के प्रमुख होते हैं, जिले के प्रमुख क्या होते हैं, वो लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, राज्य विधान सदस्य होते हैं और ये जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन, जिले के प्रमुख, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधान सदस्य, ये क्या होते हैं, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत या पंचायती राज अधिकारी होता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो जिला पंचायत का सचिव होता है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी बोलते हैं उसे, या क्या बोलते हैं, पंचायती राज अधिकारी बोलते हैं। तो जो जिले का मुख्य सचिव होगा वो क्या होगा, विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी होगा। और जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। जो जिला पंचायत है वो अपने ही सदस्यों में से, जो सदस्य चुने गए थे किसके द्वारा, मतदाताओं के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, आम जनता के द्वारा, उनमें से क्या करती है, वो 6 समितियां बनाती है। कौन कौन सी है वो 6 समितियां, एक एक समिति का नाम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहली समिति कौन सी है, नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन एवं विकास समिति किसके लिए बनाई जाती है, नियोजित क्षेत्र राज्य के नियोजन के लिए और विकास के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, नियोजन एवं विकास समिति। दूसरी समिति कौन सी है, शिक्षा समिति। शिक्षा संबंधी सारे कार्य देखने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, शिक्षा समिति। कितनी समितियां बनती है, 6 समितियां बनाई जाती है। पहली समिति होती है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी समिति होती है शिक्षा समिति, तीसरी होती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, यानी जन स्वास्थ्य एवं कल्याण, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए जितने भी लोगों की जितने भी जनता है उनके स्वास्थ्य के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया जाता है कि उनकी देखरेख का जितना भी कार्य होगा वो समिति करेगी। उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित, उस समिति को क्या नाम दिया जाता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। फिर नेक्स्ट समिति कौन सी है, जल प्रबंध एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। जल प्रबंध यानी जल से संबंधित जितने कार्य होते हैं, जैव विविधता से
संबंधित कितने बायोडायवर्सिटी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कौन सी समिति करती है? जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। नेक्स्ट 5वीं समिति कौन सी होती है? प्रशासनिक समिति। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो कौन सी समिति करती है? प्रशासनिक समिति करती है। और निर्माण का कार्य समिति, यानी जो निर्माण कार्य होता है राज्य में, वो कौन सी समिति करती है? निर्माण कार्य समिति करती है। तो क्या जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितनी समितियां बनाती है? 6 प्रकार की समितियां बनाती है। कौन कौन सी? नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी शिक्षा समिति, साथ साथ नोट डाउन करेंगे, तीसरी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथी है जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, 5वीं है प्रशासनिक समिति और 6ठी है निर्माण कार्य समिति। ये जिला पंचायत है। दूसरा है क्षेत्र पंचायत, तीसरा है ग्राम पंचायत। ठीक है, उन्हें अगली क्लास में लिखेंगे। इसे आप एक बार नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका राज्य का जो शासन प्रशासन चला हुआ है उसका तीसरा अंग है। पहला अंग कौन सा था? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? राज्यपाल को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मंत्री परिषद को पढ़ा था, मुख्यमंत्री को पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? महाधिवक्ता को पढ़ा था। ठीक है, सचिवालय को पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? कार्यपालिका में पढ़ी थी। उसके बाद दूसरा अंग क्या था? विधानमंडल। विधानमंडल में हमने क्या पढ़ा? विधानसभा को पढ़ा और राज्यपाल को पढ़ा। फिर तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है कि न्याय प्रशासन के शीर्ष पर क्या एक उच्च न्यायालय होता है, मतलब जो न्याय का सबसे ऊंचा शिखर होता है वो कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। पहले कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के अनेक अधीनस्थ कौन कौन से होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं, पारिवारिक न्यायालय होते हैं, मतलब जो इसके अधीन होते हैं उच्च न्यायालय के, वो कौन कौन से होते हैं? जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और विधिक सेवा समितियां। अब इसके बाद उच्च न्यायालय देखते हैं कि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा है। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तब उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नैनीताल में किया गया था। कौन सा उच्च न्यायालय? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उसके बाद अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीनक्षण का पूरा अधिकार है, यानी जो उच्च न्यायालय है उसे राज्य के जितने भी न्यायालय है, जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उनके अधीक्षण का पूरा अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को है, यानी सुप्रीम कोर्ट को है। राज्य में वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीश कितने हैं? न्यायाधीश होते हैं 8। अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 न्यायाधीश है। नेक्स्ट है कि राज्य हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी जो राज्य के उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के प्रथम थे वो कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे उच्च न्यायालय के? वो बने थे न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई। अशोक अभ्यंकर देसाई वो कौन बने थे? ये बने थे मुख्य न्यायाधीश। और प्रथम रजिस्ट्रार कौन बने थे? जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तब उस समय सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश तो बनाया गया था अशोक अभ्यंकर को, और रजिस्ट्रार किसे बनाया गया था? रजिस्ट्रार GCM रावत को बनाया गया था। GCM रावत को बनाया गया था। लोक अदालतों की व्यवस्था की गई। उसके बाद जब उच्च न्यायालय का गठन हुआ उसके बाद क्या किया गया? लोक अदालतें बनाई गई, मतलब जगह जगह पर अदालतें बनाई गई। उसके बाद जो क्या करती थी वो निःशुल्क कार्य करती थी। निःशुल्क कानूनी कार्य होते थे, वो किसी से कोई फीस नहीं लेती। ठीक है, उसके बाद इसकी व्यवस्था एवं संचालन के लिए एक क्या बनाया गया? बोर्ड बनाया गया। कौन सा बोर्ड बनाया गया? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड। उसे क्या नाम दिया गया? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? बोर्ड बनाने के बाद इस जिले की इकाई बनाई गई। जिले की
क्या किया गया, जिले में बोर्ड की इकाइयों का गठन किया गया और उन इकाइयों की देखरेख के लिए क्या किया गया, कानूनी जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समितियां बनाई गई। जब बोर्ड की इकाइयों का गठन किया गया तो उनकी देखरेख के लिए जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समितियों का गठन किया गया। इसके बाद पंचायती राज आता है, पंचायती राज भी बनाया गया। लोक अदालत के बाद क्या हुआ, पंचायती राज का भी गठन किया गया। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई, 15 अगस्त 1947 को शुरू हो गई थी, जब तक पूरा उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में कर दिया गया, 3 स्तर में बांट दिया गया। उसके बाद 22 अप्रैल 1994 को क्या किया गया, इसे संवैधानिक निकाय के रूप में लागू कर दिया गया। और इसके बाद 2002-2003 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्ण व्यवस्था को, मतलब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसमें बिना बदलाव किए हुए उसे यथावत बनाए रखा, जो का त्यों बनाए रखने का निर्णय लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार संशोधन किया गया, पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार संशोधन किया गया। और उस संशोधन में क्या किया गया कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। वर्तमान में राज्य में कौन सी व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत कौन सी होती है, ये सबसे ऊंचा निकाय होता है। इसमें क्या होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, मतदान के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति है वो वोटिंग करते हैं। उसके बाद जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद जिन सदस्यों का चुनाव होता है वो क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जिले के जितने भी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। क्या होता है, जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। और जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियों का गठन करती है। कौन कौन सी है वो 6 समितियां, नोट डाउन करेंगे। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति और निर्माण कार्य समिति। कितनी समितियों का गठन करती है, 6 समितियों का गठन करती है। कौन कौन सी समिति, नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी है शिक्षा समिति, तीसरी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथी है जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति और 5वीं है प्रशासनिक समिति और 6ठी है निर्माण कार्य समिति। इसके आगे का क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक ही नोट डाउन कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। मैं जितना कराती हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कितना होगा, ये 1 पेज का होगा, मुश्किल से 1 पेज का अगर आप डेली याद करेंगे तो पूरा उत्तराखंड इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट और जो आगे का है वो अगली क्लास में लेके आएंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे कि उत्तराखंड में आपको पता ही है वैकेंसी आई हुई है, लेखपाल की है, टेट की, यूटेट की भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उसके लिए उत्तराखंड तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो मैं बिल्कुल डिटेल में करा रही हूँ, एक एक चीज़ करा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप देख लेना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को नोट डाउन करके पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला है, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल सच्चाई है। इतिहास कैसे लिखोगे, हाथ से लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हाथ से लिख लिख के याद करना पड़ेगा। जब तक कॉपी नहीं बनाओगे, नोट्स तैयार नहीं करोगे, उसे लिखे हुए को याद नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ नोट डाउन करनी है, उसका रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है उसे। अगली क्लास को में जाने के लिए पिछला रिवीजन करके आएंगे। हमेशा रिवीजन ही करना है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो आप पिछले वाला भूलते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जितना भी कर सकते हैं। 5 मिनट निकालिए, बस 5 मिनट में आप बहुत लोगों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको 5 मिनट तो निकालनी नहीं है ना, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं और मैसेज करने होते हैं, बातें करनी होती है। तो इसके लिए भी आपको 5 मिनट निकालने हैं और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।